जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम 28 जनवरी की समसामयिकी को देखने वाले हैं। आज का करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और कम समय में सटीक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा क्लास के अंदर। तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपके लिए आज का मोटिवेशन कोट है, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। तो योग्यताएं केवल कर्म ही पैदा कर सकता है। आप लगातार कर्म करते रहिए, सतत कर्म करिए, निरंतर कर्म करते रहिए। अगर आप अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे तो ये निश्चित है कि आप एक दिन शून्य से शिखर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। पर बस आपको एक जिद करनी होगी, अपनी जीत के लिए एक जिद करनी होगी कि मुझे योग्यताएं हासिल करना है, मुझे योग्य बनना है और जो मैं इस एवरेज जीवन में जीता हूँ उसे तोड़कर मुझे एक अलग जीवन जीना है। तो आप अगर प्रयास करेंगे लगातार तो आप अपनी वीडियो को तोड़ सकते हैं, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। और कई उदाहरण ऐसे ही, हर व्यक्ति सफल होने वाला एक दिन कहीं ना कहीं प्रयासरत था, परेशानियों में था, मुश्किल में था, लेकिन वो उन परेशानियों को पीछे छोड़कर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता गया तो वो जरूर वहाँ तक पहुँचा है। तो आप भी निश्चित पहुँचेंगे। ये प्रकृति आपके साथ भी अन्याय नहीं करने वाली है। अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज की 28 जनवरी की अब हम करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं क्लास। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया है कुष्ठ रोग दिवस। और कुष्ठ रोग दिवस, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। यह जो जनवरी माह होता है, जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है हर बार। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार 26 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या रखी गई थी विश्व कुष्ठ दिवस की? तो एकजुट हो और उन्मूलन करे, एकजुट हो और उन्मूलन करे, इसकी थीम रखी गई थी। कुष्ठ रोग को ही हैंसन रोग भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग को ही हैंसन रोग कहा जाता है। और अभी कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला देश कौन सा बना है? जॉर्डन बना है। यूएनओ ने इसे घोषित किया था। कुष्ठ रोग यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन से है? तो त्वचा और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है प्रभावित होता है कुष्ठ रोग से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी कब मनाया जाता है? तो यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया गया। और 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस मनाया था। सुभाष चंद्र बोस जी की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 जून को अभी पहली बार कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है 25 जून को। और 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है? तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस 25 सितंबर को घोषित किया गया है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेवो। अलेक्जेंडर लुकाशेको यहाँ के बेलारूस के राष्ट्रपति बने। लगातार 7वीं बार ये राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर लुकाशेको बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेको बने और लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद पर यह निर्वाचित हुए। और इस बार भी इन्हें 87% वोट यहाँ हासिल हुए हैं। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है। लगातार यह 7वीं बार निर्वाचित हुए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। माइकल मार्टिन अभी कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। निकोलस मादुरो ये कहाँ के बने? वेनेजुएला के बने निकोलस मादुरो। जोसेफ ओन कहाँ के बने? लेबनान के बने। जोसेफ ओन लेबनान के राष्ट्रपति बने। और लेबनान का ही कौन सा एक संगठन है? तो जो हिजबुल्लाह संगठन है लेबनान का है। और अभी पेजर विस्फोट भी कहाँ पर? हिजबुल्लाह संगठन में किए गए थे इजराइल के द्वारा। अगर वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस इसकी राजधानी है। क्या है? कराकस इसकी राजधानी है। बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। कराकस इसकी राजधानी है, बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। वेनेजुएला की अगर बात करेंगे तो यहीं पर मराकाइबो झील स्थित है और यह उत्तरी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील। और अगर बात करें यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता
है तो लानोस कहा जाता है घास के मैदानों को वेनेजुएला में। बेलारूस की बात करें तो इसकी राजधानी मिन्स्क है और एससीओ संघाई सहयोग संगठन का अभी नवीनतम 10वां सदस्य देश कौन बना है, बेलारूस बना है। और इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी अभी 2024 में एससीओ की, तो अस्ताना में बैठक होती है कजाकिस्तान में। यहाँ पर बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है एससीओ का, तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है एससीओ का। आर्टिकल 57 की बात करें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकता है कितनी बार भी, यह कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 57 के तहत हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को कितनी भी बार निर्वाचित होने का अधिकार है। यूएसए में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, तो 2 बार हो सकते निर्वाचित। और यहाँ पर कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। और 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने अभी यूएसए के। अगर बात करें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की, तो ये तीनों बाल्टिक देश है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आईसीसी के अवार्ड अभी दिए गए हैं। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से हमारे जसप्रीत बुमराह जी को सम्मानित किया गया है। आईसीसी के द्वारा अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, जसप्रीत बुमराह जी को घोषित किया गया है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो यह स्मृति मंधाना जी को घोषित किया है। आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे अर्शदीप जी को घोषित किया गया है। और आईसीसी वनडे पुरुष ऑफ द ईयर किसे उमर जई को घोषित किया गया है। आईसीसी वनडे पुरुष ऑफ द ईयर। आईसीसी के द्वारा ही अभी वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं सभी उनको मिलाकर एक आईसीसी पुरुष टी20 टीम बनाई गई है, जिसके कप्तान किसे बनाया है आईसीसी ने, तो रोहित शर्मा जी को आईसीसी पुरुष टी20 टीम का कप्तान बनाया है। आईसीसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन बने, जय शाह जी बने। आर अश्विन जी यह भी क्रिकेट से संबंधित है और अभी ने कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है आर अश्विन जी को। आई हैव द स्ट्रीट यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इनकी बुक अभी आई है आई हैव द स्ट्रीट। इस बार पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है, तो पद्म विभूषण इस बार 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो भारत रत्न भी 5 व्यक्तियों को दिया गया था। किन्हें दिया गया था, तो जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, इन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, तो मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा। आईएनएस सर्वेक्षक यह इंडियन नेवी का जो जहाज है और कोच्चि में यह रहता है, कोच्चि में इसका स्थान है। तो आईएनएस सर्वेक्षक इसने अभी सर्वे किया है मॉरिशस का और हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है। और कितने वर्ग किलोमीटर का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है, हम देखेंगे हाइड्रोग्राफिक क्या है, इसमें सर्वेक्षण में क्या बताया है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है और 25,000 वर्ग जो नॉटिकल मील है, जो समुद्र की दूरी है वह नॉटिकल मील में नापी जाती है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो 25,000 वर्ग नॉटिकल मील जो इन्हें जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है यह किया है। और पानी का सर्वे किया है, जिसमें पानी में कौन कौन से खनिज तत्व उपस्थित है, कौन कौन प्रकार के जीव पाए जाते हैं वहाँ के जल में, तो इसका सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट सागर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और प्रोजेक्ट सागर के तहत मॉरिशस में यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया है। जो भारत के आसपास के देश है वहाँ पर सागर प्रोजेक्ट के तहत भारत सर्वे करता है। इससे पहले तंजानिया, सेशेल्स और श्रीलंका का भी भारत जो हाइड्रो सर्वे है यह कर चुका है। मॉरिशस की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। और भारत ने विदेश में पहला जन औषधि केंद्र भी कहाँ खोला है, मॉरिशस में। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर शुभारंभ किया था, आपको याद होगा। सेकेंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हाल ही में लॉन्च हुई है, क्या नाम है उसका, तो अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। यह स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हमारी दूसरी। और छठी परमाणु पनडुब्बी डीजल वाली अभी हाल ही में कौन सी बनी लॉन्च की गई है, तो वागशीर को लॉन्च किया गया है। जो P-75 प्रोजेक्ट है इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। और C-295 विमान यह कहाँ से प्राप्त करने वाले हम,
तो स्पेन से करने वाले हैं और बाद में इनका निर्माण कहाँ, वडोदरा गुजरात में किया जाएगा। और स्पेन और भारत ने ही 2025 को संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और यूएनओ के द्वारा 2025 के वर्ष को किस रूप में घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया है 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज इसके द्वारा जो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की प्रजनन दर 1.9 बताई गई है। प्रजनन दर 1950 के दशक से 2021 तक की जो भारत की प्रजनन दर रही है उसे बताया गया इसमें। तो 1950 के दशक में भारत की प्रजनन दर 6.18% थी, जो कि 2021 में 1.9 रह गई है। अर्थात हमारे दो भी पूरे नहीं है, हमारी प्रजनन दर 1.9 पे आ गई है। अर्थात एक जो जोड़ा है उससे 2 बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप देख सकते हो कि 10 जोड़े तो 10 जोड़े से 19 बच्चे ही हो रहे हैं। अर्थात जो है 1.9 हमारी जो प्रजनन दर हो गई है। और प्रतिस्थापन दर कितनी हो गई है, तो 2.1 हमारी प्रतिस्थापन दर है। अगर हम 2 है तो उसकी जगह कितने आएंगे, तो उसकी जगह हम 2 है तो हमारे बच्चे 2 उसकी जगह ले लेंगे। तो 2.1 प्रतिस्थापन दर है और प्रजनन दर हमारी 1.9 हो चुकी है। और 21 से 2100 तक हम जो 1.4 के करीब चले जाएंगे। अर्थात हमारा जो लक्ष्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम 2 हमारा 1 का लक्ष्य हो जाएगा, जो कि एक देश के लिए एक गंभीर स्थिति होगी। क्योंकि उस समय जो है युवा पीढ़ी कम हो जाएगी देश के लिए और जो वृद्धों की संख्या अधिक होगी। तो आपको पता होगा कि युवा शक्ति अगर कम होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। और प्रजनन दर होने का जो कम कारण क्या बताया जा रहा है, लगातार प्रजनन दर में कमी आ रही है। तो उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षित होना, तो उच्च शिक्षित होने के बाद वह अपना खुद का भार नहीं संभाल पा रहे, तो बच्चों को कब संभालेंगे। तो उच्च शिक्षा इसका एक कारण माना जा रहा है। परिवार नियोजन, सरकार जागरूकता फैलाती है परिवार नियोजन की, तो परिवार नियोजन इसका एक कारण है। भांजपन, आज के खान पान में इतनी विभिन्नताएं आ गई है, इतने तरह के केमिकल, इतनी तरह के चीज़ों को जो टेबलेट है वगैरह ली जाती है, जिसके कारण महिलाओं में आज अधिकांशतः भांजपन देखा जाने लगा है, जो कि पहले बहुत ही कम मात्रा में बांझपन की शिकायतें आती थी। विवाह में देरी, आप इस जो आधुनिक दौर में यहाँ पर पहले युवा है नौकरी के पीछे लगता है, वहाँ पर 30 तक वो नौकरी पाता है, उसके बाद 35 तक विवाह करता है। तो उसके बाद जो विवाह है, विवाह में देरी का कारण भी जो है इसके प्रजनन दर में कमी आई है। और जो गर्भपात एक समस्या है, जो लोग गर्भपात भी करवाते हैं कि अपने आने वाले भविष्य में या अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए या उन पीढ़ी को क्या खिलाएंगे, क्या दे पाएंगे, वो इस चिंता के कारण गर्भपात भी इसका एक बड़ा कारण है प्रजनन दर के कम होने का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है, तो मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब इसने एक समिति बनाई है जिसमें वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य जय शाह को चुना गया है। MCC मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, इसके द्वारा एक वैश्विक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और 13 संस्थापक सदस्यों के द्वारा इस बोर्ड का निर्माण किया गया है। और भारत की ओर से जय शाह इसमें शामिल किए गए हैं। जो श्रीलंका से कुमार संगाकारा को इसमें शामिल किया गया है। अर्थात जो MCC मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब है, ये जो भी अनुशंसाएं हैं उन्हें करेगा और जो जांच के बाद अनुशंसाएं देगा ICC को। अर्थात इसमें अगर कोई भी बदलाव करना हो क्रिकेट के किसी भी नियम में तो यह जो संस्था होगी यह उन पर अनुसंधान करेगी या उन पर विचार करेगी। तो 13 संस्थापक सदस्य से इसे बनाया गया है और भारत के जय शाह को इसमें शामिल किया गया है। कुमार संगाकारा को इसमें शामिल किया गया है, जो श्रीलंका के सौरव गांगुली दादा को भी इसमें शामिल किया गया है। और संजय गुप्ता जो कि जियो स्टार के CEO हैं, यह भी इस वैश्विक सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। आयुष्मान खुराना जी को भी हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो मनोरंजन और मीडिया है उस क्षेत्र में कार्य करती है। तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड कानून बनाकर कानून पास करके अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC
है। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है और यह राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वह सक्षम है, वह अपने यहाँ विकास कर चुका है, तो वह यूसीसी जो आर्टिकल 44 है इसे अपने यहाँ लागू कर सकता है। तो यूसीसी को लागू कहाँ पर किया गया, पहली बार भारत में कहाँ पर लागू हुई है, अर्थात अभी भी जहाँ पर लागू है और भारत में आज़ादी से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर लागू है। तो यूसीसी लागू है पहले से पुर्तगालियों के समय से, कहाँ पर, गोवा में। तो गोवा में पुर्तगालियों के समय से ही लागू है यूसीसी कानून। जो यूसीसी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है वह फर्स्ट राज्य उत्तराखंड बना है। लागू तो यह गोवा में भी है पहले से, पर यह पुर्तगालियों के समय से लागू है। तो अभी इसे कानून बनाने वाला फर्स्ट राज्य उत्तराखंड बना है और 27 जनवरी 2025 से यह यहाँ पर लागू हो चुकी है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके लागू होने से क्या होता है, तो सभी धर्म मजहब, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, सभी धर्म और मजहब के लिए विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकारी से संबंधित जो मामले हैं उन सभी के लिए एक कानून होगा, एक समान कानून होगा। अर्थात धर्म के आधार पर या जो उनके धार्मिक ग्रंथ है, जो उनके अलग मजहब है, उनके आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। उत्तराधिकार का भी, जो हमारे तलाक का है, गोद लेने का, इससे संबंधित, और जो लिव इन रिलेशनशिप है यह भी इसके अंतर्गत लाया गया है और सभी पर एक कानून लागू होगा, एक समान। इसमें विवाह के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो जिस भी बौद्ध धर्म, सिख, मुस्लिम, हिंदू, चाहे जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, वो अगर वो शादी करते हैं तो उनको महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना होगा अपनी संपत्ति में। इस प्रकार का कानून यह यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसे उत्तराखंड में अभी पारित करके लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। पहला संस्करण था यह महिला हॉकी इंडिया लीग का आईपीएल की तरह। झारखंड, रांची इसका होस्ट था और विजेता उड़ीसा वॉरियर्स इसकी विजेता रही है। उप विजेता इसकी सोरमा हॉकी क्लब, जो सोरमा हॉकी क्लब है इसका उप विजेता रहा है और उड़ीसा वॉरियर्स इसकी विजेता रही है और 4 टीमों ने इसमें भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो ज्योति जी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी? तो जो उदिता है यह सबसे महंगी खिलाड़ी रही थी और ये पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है उड़ीसा वॉरियर्स ने। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने प्रारंभ की है? तो प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार सेवा जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रारंभ की गई है। जम्मू कश्मीर ने चिनार के पेड़ों को डिजिटल ट्री के आधार पर यहाँ पर एक QR कोड लगाया गया है। तो प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल प्रारंभ की है जम्मू कश्मीर ने। और जो चिनार के पेड़ है यहाँ पर एक बारकोड को लगाया गया है जिसमें पेड़ की संपूर्ण जानकारी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का स्थान, पेड़ का स्वास्थ्य और जो पेड़ों की गणना है उससे संबंधित आंकड़े इसमें शामिल किए जाएंगे। इस बारकोड को स्कैन करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो चिनार के पेड़ के रूप में। तो यह सूचना संकलित करके रहेगा और जम्मू कश्मीर ने इसे लॉन्च किया है चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा। मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए दूरदर्शन को, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा मीडिया पुरस्कार दिया गया है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। चुनाव का पर्व देश का पर्व, यह पहल प्रारंभ की गई थी जो दूरदर्शन चैनल के द्वारा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, इस पहल के लिए मतदाता जागरूकता करने के लिए दूरदर्शन को मीडिया पुरस्कार दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी हाल ही में श्री रामकृष्ण मठ, इसे भी एक अवार्ड मिला है 2025 का स्पिरिट ऑफ मायलापुर, जो मायलापुर अवार्ड है, मायलापुर अवार्ड, यह किसे दिया गया है? रामकृष्ण मठ को दिया गया है। तो यह आज के हमने करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और हमारा जो मीडिया है इसकी रैंक कौन सी है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो 159वीं रैंक है हमारी प्रेस
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। भाई साहब मीडिया हमारा महाकुंभ को दिखाने में लगा है, तो यहाँ पर किसी की आंखों के पीछे पड़ा है तो किसी के IITN के होने के पीछे पड़ा है। तो इस तरह की जो TRP के लिए हमारी मीडिया जो बताती रहती है, और जिस समय हम अपने विश्व लेवल पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, जो भारत की एकता है, उसे बता सकते हैं विश्व को, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें जो भारत पर है इस समय और भारत के महाकुंभ है। तो भारत की मीडिया यह इन जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, जो एकता है, जो भारत के धर्म की, जो सनातन धर्म की जो शक्ति है, उसे बताने की बजाय इन फालतू कामों में लगा है TRP के लिए। तो जो मतदाता जागरूकता है उसके लिए भी किसे खिताब मिला है, दूरदर्शन को, जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते, उसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। जो काम की जानकारी होती है वो बोरिंग ही होती है, और काम की जानकारी हमें कहाँ पर, दूरदर्शन पर देखने को मिलती है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर से संबंधित। तो अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो इस डील से बाहर होने की घोषणा USA ने की है, डोनाल्ड ट्रंप। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है, पहली बार यह आया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टमी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रक्त कैंसर से है, ल्यूकेमिया से है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वेटलैंड सिटी में उदयपुर और इंदौर 2 शहर शामिल हुए हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है हमने, और प्रभो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया है, और 7 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, और ये इटली के खिलाड़ी है। और जो USA के खिलाड़ी है, महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेडिसिन के द्वारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 25 जनवरी को मनाया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? जामनगर, गुजरात में। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान, जैसलमेर में प्रारंभ किया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 26 जनवरी को मनाया गया इस बार। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? माइकल मार्टिन के द्वारा अलेक्जेंडर लुकाशेव के द्वारा जीता गया है, जो है बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव। हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से जसप्रीत बुमराह जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षण ने किस देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो किस देश का किया है? मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी रही है? तो 1.9% रही है भारत की कुल प्रजनन दर। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो जय शाह जी को चुना गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कानून पारित करके उत्तराखंड बना है। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कुछ कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।